अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। आज तहरीक इंसाफ में जारी इख्तलाफात और गिरोहबंदी पर पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आ गया है। दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में ट्रायल जारी है और आज उस केस में एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। साथ ही आज इद्दत केस की भी समाअत हुई है। समाअत में इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने समाअत कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी है। यह समाअत इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इस केस में सेशन कोर्ट 29 जून को इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मौतली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर चुकी है और अब मरकज़ी अपीलों पर समाअत हो रही है और अदालत यह वाज़ेह कर चुकी है कि वो 12 जुलाई तक मरकज़ी अपीलों पर फैसला कर देगी और अगर इस केस में इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है तो उनकी रिहाई का इम्कान है। आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने पार्टी में गिरोहबंदी और इख्तलाफात पर बात की है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। मैंने अभी पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। तशद्दुद सहने वाले और फाइलें देखकर भागने वाले पार्टी रहनुमाओं के बारे में अलग फैसले होंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि पार्टी में कोई बड़े इख्तलाफात नहीं हैं। इस पर इमरान खान से सवाल पूछा गया कि पीटीआई में अब ग्रुपिंग वाज़ेह हो चुकी है, इसके बारे में आपने क्या फैसला किया है? तो जवाब में इमरान खान ने कहा कि मैंने दोनों ग्रुपों को 4 तारीख को बुलाया है, मैं उनसे बात करूंगा। इमरान खान से सवाल हुआ कि उमर अय्यूब के खिलाफ नारे लगे, हाथापाई हुई, क्या ये पार्टी में तकसीम की निशानदेही नहीं है? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि उमर अय्यूब ने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी और बहुत मुश्किल वक्त देखा है। उमर अय्यूब की पार्टी के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। इसके बाद इमरान खान से सवाल हुआ कि फवाद चौधरी ने दावा किया है कि आपने उनको मुलाकात का पैगाम भेजा था। वो पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, मगर इमरान खान ने फवाद चौधरी से मुतालिक सवाल का जवाब नहीं दिया। इमरान खान ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक करारदाद में अहम सवालात उठाए हैं। कांग्रेस ने पूरी तहकीकात के बाद मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की है। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया समेत पूरी कौम ने इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठाए हैं। सब जानते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। इस पर सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि हुकूमत कहती है कि कांग्रेस की करारदाद के लिए पीटीआई ने लॉबिंग की। तो जवाब में इमरान खान ने कहा कि अमेरिका में इसराइली लॉबी सबसे ज़्यादा मजबूत है, वो भी अमेरिका की तारीख में ऐसी करारदाद नहीं ला सके। तो फिर सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस की करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है या साइफर मुदाखलत था? तो जवाब में इमरान खान ने कहा कि कांग्रेस की करारदाद इंतखाबात से मुताल्लिक है, जबकि साइफर मेरी हुकूमत के खात्मे से मुताल्लिक था। मैं आज भी डोनाल्ड लू की मुदाखलत पर अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। हुकूमत ने कांग्रेस की करारदाद के मुकाबले में अपनी करारदाद पेश की। हुकूमत करारदादें पेश करने के बजाय मुल्क को बचाने का सोचे, पाकिस्तान को बचाना है और मुश्किलात से निकालना है। तो शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं है। अवामी मैंडेट वाली हुकूमत इस्लाहात करके मुल्क को मुश्किल से निकाल सकती है। इमरान खान ने मजीद कहा कि मौजूदा बजट जालिमाना बजट है, इससे महंगाई का तूफान आने वाला है। बिजली गैस की कीमतों और टैक्सेस में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत ने अपने अखराजात कम करने के बजाय सारा बोझ गरीब अवाम पर डाल दिया। सिफारिशी साजिशी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क्रिकेट को भी तबाह कर दिया। ये हुकूमत धांधली की पैदावार है। सारा मुल्क झूठ पर चल रहा है। मेरे लिए जेल में एक कागज़ तक लाने की इजाज़त नहीं दी जाती। मुझे अभी तक पता ही नहीं है कि इंतखाबात में हमारी पार्टी के कौन कौन से उम्मीदवार जीते हैं। मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ जुल्म किया है। जेल इंतजामिया की जानिब से गुफ्तगू से रोकने पर इमरान खान बार बार मुश्तइल होते रहे। इस दौरान इमरान खान ने डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल से कहा कि ये ओपन ट्रायल है, तुम मुझे बात करने से नहीं रोक सकते। इमरान खान से आज अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं ने भी मुलाकात की है। पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने भी इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने कहा है कि पार्टी में इख्तिलाफ राय हो सकता है, मगर कोई ग्रुप नहीं है जो पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा। वो अपनी सियासत का जनाजा खुद पढ़ेगा। इंशाअल्लाह जल्द खान साहब हमारे बीच होंगे। 6 जुलाई को हमारा जलसा है इस्लामाबाद में। हमें हौसला नहीं हारना। मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, जहाँ जहाँ भी हो आपने इस जलसे को कामयाब बनाना है। आज खान साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि देखो कोई ग्रुप नहीं है, नुक्ता नज़र का एक फ़र्क हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। बाकी तहरीक इंसाफ में जो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा वो अपनी सियासत का जनाजा खुद ही पड़ेगा। पार्टी में इख्तलाफात तो मौजूद हैं, जिसका इजहार खुद पार्टी रहनुमा भी कर रहे हैं। साथ ही पार्टी छोड़कर जाने वाले फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी मुसलसल पार्टी की लीडरशिप पर तनकीद कर रहे हैं। फवाद चौधरी की तनकीद पर पार्टी के नाराज रहनुमा शेर अब्दुल मरवत का भी रद्दअमल सामने आया है। उन्होंने फवाद चौधरी पर तनकीद करते हुए कहा कि फवाद चौधरी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए भागकर पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुका दिया था।
फवाद चौधरी साहब जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ वाली सड़क पे पुलिस की सिपाहियों को देख के भागे थे और इस तरह भाग रहे थे जैसे हथनी भाग रही हो, वो दिन और वो मैं जिसका चशमदीद हूँ क्योंकि मैं उधर ही मौजूद था, उसके इस भागने के फेल ने पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुकाया था। तो लिहाजा वो किसी को जो है मशवरे न दे। मौजूदा जो क्यादत है वो फेल्ड है और इमरान खान के खिलाफ है, वो चाहे कितनी फेल्ड हो लेकिन कम से कम डट के तो कड़ी रही उस कड़े वक्त में खान के साथ, इसकी तरह भगोड़ा तो नहीं बने। शेर अब्दुल मरवत की तनकीद पर फवाद चौधरी का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि वो लोग जो मिलकर खेलते हैं पेशावर से आकर कसूर में जलसे करते हैं और वापस भी जा सकते हैं। क्यों? वो इसलिए दूसरों पर तशद्दुद का मजाक उड़ा सकते हैं क्योंकि वो तशद्दुद करने वालों की सियासी टीम है। इसके अलावा फवाद चौधरी रऊफ हसन पर एक पेड मुलाजिम होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज रऊफ हसन ने भी प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इसका जवाब दिया। जो तरीके इंसाफ की इस वक्त की जो लीडरशिप है, रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने कि इस वक्त आके तरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पेड स्पोक्स पर्सन है, जब तक तरीके इंसाफ इनसे जान नहीं छुड़ाती एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। और इमरान खान को भी चूँकि इन्हीं लोगों का एक्सेस है, उनको गलत मशवरे दिए जा रहे हैं। सॉरी सर, लेकिन पेड स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं और एक और लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, वो मैं रिपीट नहीं करता। रैट्स तो वो होते हैं जो जंप द शिप व्हेन इट इज वॉबली एंड इट इज सिंकिंग। तो रैट्स तो ये हैं क्योंकि इन्होंने शिप जो है वो जंप किया हुआ है। ये पेट के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज इट इज सो रिडिकुलस कि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए छोटा पान होगा कि मैं इसका जवाब दूँ। इनको बाकायदा लास्ट ईयर टर्मिनेट किया गया जा चुका हुआ है और उस वक्त उस जो लेटर ऑफ टर्मिनेशन है उसमें कहा गया है कि आपने एक और पोलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है, इसलिए अब आपका पीटीआई में कोई शुरू नहीं है। सो इनका कोई राइट नहीं है। यही कल रेजोल्यूशन में आया कि यू हैव नो मॉरल राइट टू कमेंट ऑन पीटीआई। साथ ही पार्टी छोड़कर जाने वाले रहनुमाओं की वापसी से मुतालिक भी तहरीक इंसाफ की क़यादत का मुतज़ाद मौक़िफ़ सामने आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि पार्टी में वापसी के हवाले से कोई कमेटी नहीं बनी और कल ही प्रोग्राम कैपिटल टॉक में पार्टी रहनुमा सद कैसर ने कहा कि इमरान खान ने कमेटी बनाई। जो लोग छोड़ के गए उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनी है। वो खान साहब की जवाबदीद है। खान साहब जेल के अंदर से डायरेक्शन दे, जेल के बाहर से डायरेक्शन दे, जब डायरेक्शन दे उनके फैसले इंशाल्लाह ताला करेंगे। मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई और कंट्रोवर्सी ना निकले। लेकिन बानी चेयरमैन ने इसके ऊपर एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है बानी चेयरमैन को एक बाकायदा रिपोर्ट देगी, तो वो जो फैसला करेंगे और वो भी होगा जब खान साहब इंशाल्लाह रहा होंगे, इसके बाद ये सारे डिसीजन होंगे। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार, जिनकी आज इमरान खान से बात हुई है। इसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे आज जेल में इमरान खान से मुलाकात करने वाले पार्टी रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब। पहले शब्बीर डार आप बताइएगा, इमरान खान साहब का ज़ाहिर कैसा मूड था, क्या कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, क्या कह रहे थे, पार्टी में इख्तलाफात के हवाले से जो सवाल जवाब हुए वो भी हमने अवाम के सामने रखे। शाहजेब, आज सुबह अडियाला जेल जब हम पहुंचे तो 190 मिलियन पाउंड की रेफरेंस की जो समाअत है वो शुरू हो चुकी थी। इमरान खान अपने वकला बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान गिल, ज़हीर अब्बास चौधरी के हमरा रोस्टम पर मौजूद थे और जो उनके पार्टी रहनुमा है बैरिस्टर गौहर खान, सेनेटर अली ज़फ़र और सरदार लतीफ़ खोसा साहब, वो भी उनके हमरा कमरा अदालत में मौजूद थे। और जो बुशरा बीबी के वकला है उन्होंने समाअत से कबल बुशरा बीबी की जो प्री अरेस्ट बेल है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में वो दायर की थी और उस पर बैरिस्टर सलमान सफदर दलाइल दे रहे थे। करीबन 1 घंटा उन्होंने दलाइल दिए। उसके बाद जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम है उन्होंने भी अपने दलाइल दिए। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो दरख्वास्त है बुशरा बीबी की प्री अरेस्ट की, ये पहले भी 2-3 मरतबा आ चुकी है, लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं कि जो बुशरा बीबी है उनके वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए हैं। ये वारंट गिरफ्तारी जो है चेयरमैन नैब जारी करते हैं। हमने पहले भी कहा कि बुशरा बीबी इस केस में हमें मतलूब नहीं है, लिहाजा हमने जो वारंट है उनके जारी नहीं किए हैं, लिहाजा ये जो दरख्वास्त है ये मेंटेनेबल नहीं है। जिस पर जो बैरिस्टर सलमान सफदर है उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि जो इद्दत में निकाह केस का फैसला है जो मरकजी अपील लगी है उसका फैसला अगर हमारे हक में आता है तो हमें खदशा है कि बुशरा बीबी की इस केस में गिरफ्तारी डाली जाएगी। जिस पर जो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइज उन्होंने दोनों फरीकैन के जो दलाइल है वो सुने। उसके बाद एक मुख्तसर वक्फा किया गया। वक्फे के बाद जो है जज साहब ने जो बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी है वो मंजूर कर ली और
उनकी जमानत जो है मंजूर की गई। ये मामला होने के बाद फिर जब इमरान खान साहब की गुफ्तगू हुई, जो सवाल जवाब थे जो आप लोगों ने भी किए वो भी हमने सामने रखे, क्या पूरे एतमाद थे वो पार्टी में तकसीम के हवाले से कि कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब बाहर से मामला हो रहे हैं? पार्टी में इख्तिलाफात जो इस वक्त चल रहे हैं पीटीआई के, उसमें उसकी वजह से बानी पीटीआई जो है वो अच्छे खासे परेशान नजर आए। और हुआ कुछ यूँ कि जब इमरान खान गुफ्तगू के लिए आए सहाफ़ियों से, तो 2-3 मरतबा वो आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू के लिए आए, लेकिन जो जेल इंतज़ामिया है उन्होंने 2-3 दफ़ा उनकी गुफ्तगू में रुकावट डालने की कोशिश की, जिस पर इमरान खान काफ़ी मुश्तिल भी हुए और उन्होंने ऊँची आवाज़ में जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं उनको कहा कि ये ओपन ट्रायल है, मुझे बात करने दो, तुम मुझसे बात करने से नहीं रोक सकते। खैर उसके बाद भी जो है जो जेल अमला है वो मुसलसल उनकी गुफ्तगू में रुकावटें डालता रहा, लेकिन जो इमरान खान ने गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, उसमें उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने करारदाद पास की है उसमें अहम सवालात उठाए हैं और ये बहुत अहम इशू है, क्योंकि इन सवालात का, इन खदशात का जिक्र पहले ही पिलडाट और जो फाफन है या पैटर्न है उन्होंने भी इन सवालात का जिक्र किया है। और ये जो करारदाद है ये मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई है। 85% अरकान जो है कांग्रेस के, उन्होंने इसके हक़ में जो है वोट दिया है। मैंने उनसे पूछा कि ये जो कांग्रेस ने करारदाद पास की है, हुकूमत कहती है कि इसके लिए पीटीआई ने बाकायदा लॉबिंग की है अमेरिका में और करोड़ों रुपये इस पर लगाया गया है। उन्होंने इस पर कहा कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो लॉबिंग मजबूत है वो इसराइल की है। इसराइल अब तक इस तरह की कोई करारदाद वहाँ पर नहीं ला सका, तो हम तो एक सियासी जमात है, एक मुल्क की, हम कैसे इतने पैसे और इतनी लॉबिंग कर सकते हैं। ये कांग्रेस की अपनी इन्वेस्टिगेशन है, अपनी इंक्वायरी है, उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर की है, उसके बाद ये करारदाद लाई गई है। उनसे ये सवाल हुआ कि आपने कहा था कि साइफर जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, तो क्या जो कांग्रेस ने करारदाद मंजूर की है ये क्या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है? तो उस पर उन्होंने कहा कि जो साइफर है उसके मामले पे मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। जो डोनाल्ड लू ने हमारे सफ़ीर को जो धमकी दी थी उस पर मैं आज भी कायम हूँ, लेकिन जो ये करारदाद मंजूर की गई है ये इंतखाबात से मुतल्लिक़ है और इंतखाबात से मुतल्लिक़ आलमी मीडिया, हमारा नेशनल मीडिया और जो हमारे दीगर इदारे हैं इंतखाबी जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने भी इन सवालात का जिक्र किया है। उसके बाद उन्होंने पार्टी ग्रुपिंग पे भी बात की। उन्होंने कहा कि पीटीआई में इस वक्त कोई फारवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा है, इख्तिलाफात इतने बड़े ज़्यादा नहीं हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अब तो ग्रुपिंग बहुत वाज़ेह हो चुकी है पीटीआई में, क्योंकि उमर अयूब के खिलाफ नारे लगे, उनके साथ हाथापाई की गई और जो रऊफ़ हसन है, शिबली फराज है या दीगर जो रहनुमा है उन पर एतराज़ात उठाए गए हैं कि इन्होंने पार्टी पर कब्ज़ा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों ग्रुप्स को 4 तारीख को बुलाया है और मैं दोनों ग्रुप से मिलूंगा और इस मामले पर मैं उनसे बात करूंगा, उसके बाद ये मामला हल हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि आप 2 ग्रुप्स का जिक्र कर रहे हैं, 2 ग्रुप्स कौन हैं? उन्होंने कहा जो भी 2 ग्रुप है मैं बात करूंगा, उसके बाद आपको सूरत हाल से आगाह करूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो उनसे ये भी सवाल हुआ कि जो वज़ीर आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने आपको मुज़ाकरात की दावत दी है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ मुझे क्या मुज़ाकरात की दावत है, उनके पास क्या है मुज़ाकरात के लिए, मुझे उनके पास इख्तियार क्या है? वो तो बिल्कुल उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है मुज़ाकरात का। इसी तरह उन्होंने जो फवाद चौधरी से मुतल्लिक़ उनसे सवाल हुआ कि फवाद चौधरी बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं, पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो इसको क़यादत ही नहीं मान रहे हैं और उन्होंने ये दावा भी किया है कि आपने उनको मुलाकात के लिए पैगाम भेजा था, तो उस पर उन्होंने कोई संजीदगी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि इस पर उन्होंने कोई बात ही नहीं की। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, शबीर डार इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। और जहाँ एक तरफ ये सारी सूरत हाल है, पीटीआई क़यादत आपस में लड़ रही है, पार्टी क़यादत के इस्तीफ़े आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आलमी फोरम से इमरान खान और पीटीआई के लिए अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। 25 जून को अमरीकी कांग्रेस में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात पर एक करारदाद मंजूर
मंजूर हुई थी, जिसमें इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया था। इसी तरह कल अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक से मुतालिक वर्किंग ग्रुप का एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान को आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी करते हुए कैद में रखा गया है। जेनीवा में कायम अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्ररी डिटेंशन ने एक सोर्स की जानिब से इमरान खान पर चल रहे मुकदमात और उनसे मुतालिक सज़ाओं पर दायर दरख्वास्त पर अपनी फाइंडिंग्स एक रिपोर्ट की सूरत में दी हैं। रिपोर्ट के आगाज़ में ग्रुप ने सोर्स से मिलने वाली मालूमात लिखी हैं, जिसमें सोर्स से इमरान खान के केसेस से मुतालिक मालूमात बताई गई हैं। जिसके बाद वर्किंग ग्रुप ने लिखा है कि उन्होंने 7 नवंबर 2023 को सोर्स के इल्ज़ामात हुकूमत पाकिस्तान को पहुंचाए थे और उनसे 8 जनवरी 2024 तक यानी निगरां हुकूमत के दौरान इमरान खान के केसेस और उनकी मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त की थी, मगर उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। ग्रुप ने रिपोर्ट में मज़ीद लिखा कि सोर्स की जानिब से इमरान खान की प्रोसिक्यूशन से मुतालिक दी गई तफसीलात और उन पर हुकूमती रद्द-ए-अमल ना होने पर ग्रुप ने यह अख़ज़ किया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है और इसका मकसद उन्हें किसी सियासी ओहदे के लिए नाअहल करार देना था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सोर्स की मालूमात पर हुकूमती जवाब ना मिलने की सूरत में ग्रुप ने नतीजा भी अख़ज़ किया है कि इमरान खान की ट्रायल से पहले गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई और इसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं थी और यह आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इन वजूहात की बिना पर वर्किंग ग्रुप यह समझता है कि इमरान खान को ज़बरदस्ती कैद में रखा गया है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि वर्किंग ग्रुप ने सोर्स की जानिब से इमरान खान को केसेस में फेयर ट्रायल का हक ना मिलने के इल्ज़ामात पर बहस के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया है कि इमरान खान के फेयर ट्रायल और तरीक़ाकार के हुकूक की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी हुई है। वर्किंग ग्रुप ने रिपोर्ट के आखिर में ये लिखा है कि इस सारी सूरत हाल में सबसे बेहतर हल यही होगा कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत उनको हर्जाना अदा किया जाए। इमरान खान से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप के मौक़िफ़ पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। इस हवाले से जारी बयान में वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार देते हुए कहा है कि इमरान खान को मुल्क के क़वानीन और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं और वो एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के ज़रिए आइन और मुरव्वजा क़वानीन पर अमल होता है। इमरान खान को कई मुकदमात में रिलीफ मिलना शफ़ाफ और मुनसिफाना ट्रायल का मज़हर है। वज़ीर क़ानून का मज़ीद कहना था कि आइन, कानून और आलमी उसूलों से मावरा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी जानिबदाराना और अदल के मुनाफी कहलाएगा। इस मामले पर इमरान खान के साबिक साथी और मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा उमर चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तहरीक इंसाफ पर तनकीद की। इस मौके पर उनका कहना था कि जुल्फ़ी बुखारी ने UN वर्किंग ग्रुप को ख़त लिखा है। आपको पता है कि UN वर्किंग ग्रुप को जुल्फ़ी बुखारी साहब ने लेटर लिखा है। आज आप देखते हैं कि वही साहब वहाँ बैठे पाकिस्तान के खिलाफ उसी PR फर्म को, ऐसे लोगों को एक्टिव करते हैं जो एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान मूवमेंट में इनका साथ दे रहे हैं। एक एक अकाउंट डिटेल्स हैं, कौन बैठ के वहाँ चलाता है, कौन वो ट्वीट्स करता है, उसको पैसा कहाँ से आता है। जिस इस वर्किंग ग्रुप को आप ये लेटर लिखते हैं, आपको पता है वो तो एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है और ये एक वेबसाइट पे मौजूद है कि ये पेड आपकी PR के लिए इश्तिहार उनके लगे हुए वेबसाइट के ऊपर, इतने डॉलर्स दें पर मिनट पर डे, आपके सामने वो आ जाएगी। उमर चौधरी के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक पर बात करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने कोई लॉबिंग फर्म हायर नहीं की। तहरीक इंसाफ के पास तो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने तक के पैसे नहीं हैं। देखिए, लॉबिंग फर्म्स PTI ने कोई हायर नहीं किया। ये डायस्पोरा है जो कि प्रिडोमिनेंटली PTI को सपोर्ट करता है, इमरान खान को सपोर्ट करता है। ये उनकी एफर्ट्स हैं और वो लगे हुए हैं। जब से हमारी हुकूमत को डिसमेंटल किया गया है, वो डायस्पोरा बहुत स्ट्रॉन्गली काम कर रहा है। PTI के पास तो वर्चुअली पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पैसे जो आते हैं, जो लोग भेजते हैं, उनकी फैमिलीज़ को यहाँ टारगेट किया जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है। मेरे पास हैरोइंग टेल्स हैं। सो हमारी तो वर्चुअली डिप्लीट हो चुकी हुई है। हमारे पास डॉलर्स क्या, पाकिस्तानी रुपए भी नहीं है, तनख्वाहें देने को भी वर्चुअली इट इज सच अ सैड सिचुएशन विद द पार्टी। आपने कहा आपके पास तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं, मतलब अरेंज हो जाते हैं जो कुछ भी होता है, वी आर फाइटिंग टू सर्वाइव, वी आर फाइटिंग टू सर्वाइव। इससे पहले इस रिपोर्ट पर अमरीकी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आया था। इस हवाले से सवाल पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी राय की वजाहत खुद कर सकता है। अमरीका पहले ही कह चुका है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। I let the United Nations offer any clarity on the comments that they've provided. And in the case of Mr. Khan, you've heard us say this before, this is an internal matter for Pakistan. I don't have any assessment to offer from here. हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, जिनकी आज मुलाकात भी हुई है इमरान खान साहब से। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। खोसा साहब, आज आपकी मुलाकात भी हुई, बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे थे, पार्टी के अंदर से आवाज़ें भी उठ रही थी, इख्तलाफात की बातें भी हो रही थी। क्या बात हुई इमरान खान साहब से? देखिए, खान साहब बहुत ज्यादा पुरआज़्म हैं और वो समझते हैं कि जो
लीगल इनकार्सिरेशन पर जो कांग्रेस में आई है, गूंज आई है, और दुनिया सारी इसको एक्नॉलेज कर रही है, और हमारे अपना जो है अवाम के अंदर, और आप देखिएगा कि इवन इन द सुप्रीम कोर्ट आपको नजर आता है। सो आई थिंक इमरान खान इज एब्सोल्युटली डिटरमिन्ड टू कंटेस्ट इट आउट, और वो तो बिल्कुल पुरज़्म है इस मामले में। बस साहब, और उनका अपनी रिहाई के हवाले से कोई फ्रस्ट्रेशन है उन्हें कि वो मामला उस तरीके से हो नहीं रहे, एक्सपेक्टेशन बनती है मगर फिर नहीं हो पाता है, या उन्हें है कि अभी उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, रिहा नहीं होंगे और वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे इस बात पे? नहीं, वो समझते हैं कि ये जितना ज्यादा है उनको अगर डिटेन करेंगे वो उतना ही उनका जो है अवाम के ग्राफ जो है पॉपुलैरिटी का उनका बढ़ता चला जाएगा, और इनके खिलाफ जो है गम गुस्सा गैज़ और गजब जो है ऑपोजिशन के, ये अपनी हुकूमत के खिलाफ और हुकूमत के जो माशाअल्लाह सहूलतकार है उनके खिलाफ, तो उनका अवाम का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मुझे तो कोई मलाल उनके चेहरे पर नजर नहीं आया। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि बुशरा बीबी भी थी, ये इद्दत का केस इतना शर्मनाक है, इस केस में अंदर रखना जो है यही बजाते ही बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ मुश्तइल गुनाह है। ये न सिर्फ पाकिस्तान की जमीर को बल्कि दुनिया सारी में हमारी जगहसाई हो रही है। इस केस की वजह से सिर्फ खान और बुशरा बीबी को अंदर रखा जा रहा है। साहब, और साथ में ये भी बताइएगा कि एक फ्रस्ट्रेशन पार्टी के अंदर जो रहनुमा है, जो बाहर है उनकी बात मैं करूंगा, जो अंदर रहनुमा है, शानदाना गुलजार साहिबा हैं, शरियार आफरीदी साहब हैं, उसका जो वो इजहार कर रहे हैं कि शायद पब्लिक को उस तरीके से मौजूदा लीडरशिप नहीं निकाल पा रही है, इमरान खान साहब की रिहाई को नहीं यकीनी बनाई पा रही है। ये गुस्सा क्या इमरान खान साहब को भी है कि पार्टी उस तरीके से नहीं बाहर परफॉर्म कर रही जिस तरीके से करना चाहिए? नहीं, देखें, उन्होंने यकीनन, ये तो उनका ख्वाहिश थी कि एक होल टाइम जो है होना चाहिए पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, और पार्टी की जो है जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ पार्लियामान के अंदर उन चीजों को फैसला करे। लेकिन उनको सब चीज से ज्यादा फिक्र जो थी वो पाकिस्तान की आवाम की थी। वो कहते हैं ये सारा डिस्ट्रैक्शन जो हो रही है बदकिस्मती से, आप कंसंट्रेट करें कि ये जो सुनामी इन्होंने बजट के सूरत में पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ये नाफिज किया है, इसके जो है बहुत खौफनाक नतीजे होंगे पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान की ममलकत के लिए। तो हमें सारी तवज्जो जो है इस तरफ देनी चाहिए कि आप देखें कि किस तरह तेल बढ़ा जा रहा है, किस तरह बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं, किस तरह गैस को जो है वो किया जा रहा है, किस तरह अशराफिया को, यानी आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स को रियल एस्टेट पर अगर वो ट्रांसफर करवाते हैं प्रॉपर्टी तो उस पर टैक्स नहीं किया जाएगा, और गरीबों को जो है वो निचोड़ा जाएगा, और सर्विस जो बेचारे तनख्वाहदार हैं उन पर सारा बोझ डाल के उनको तो बिल्कुल जीना उनका जो है दो भर कर दिया गया। और कौन साहब, क्या आप फवाद चौधरी साहब, ज़ाहिर है आप पर भी ज़ाती उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है, दीगर रहनुमाओं पर भी ज़ाती हमले किए, बात हुई इमरान खान साहब से उनके हवाले से, क्योंकि वो दावेदार हैं कि खान साहब ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलवाया था? नहीं, बात बिल्कुल हुई है। उन्होंने कहा है कि यकीनन बाज लोग तो बहुत जल्दी जंप करके पल्ली साइड पे चले गए और अब भी मुस्तकिल उधर से खड़े हुए हैं, उनका तो रास्ते बिल्कुल बंद है। लेकिन जिन लोगों पर तशद्दुद हुआ है हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, उनके साथ ज्यादतियां जो हुई हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जब बाहर आएंगे तो फिर ही वो फैसला करेंगे। हमारी कोर कमेटी ने भी यही फैसला किया और हमें बिल्कुल जो है उनकी जवाब न देने की जो है वो की गई है कि हम उनकी किसी बात का फिलहाल जवाब न दें, ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट न करें कि आवाम के अंदर जो है कोई ऐसा तासर पैदा हो। ये उनकी मर्जी है, मैं उनके लिए तो क्या कह सकता हूँ। मगर ये डिस्ट्रैक्शन वाली बात क्या इमरान खान साहब ने कही कि डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं, इन पर फोकस ना करें, इनको जवाब मत दें? जी बिल्कुल, ये उन्होंने ही कहा है। उन्होंने कहा है कि आवाम के मसाइल की तरफ आप जो है ज्यादा इसको हम आहंगी जाहिर करें। जो आवाम के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है इस वक्त, हमारे पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं लोग और इतना जो सरासिनगी का आलम है, ये वैसे भी हुकूमत जो है बिल्कुल डिलीवर कर नहीं रही है, ना इनके बस की बात है, और इसलिए जो है ये डिस्ट्रैक्शन का एक एलिमेंट है जिसको ये हवा दी जा रही है। अच्छा, और उनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं है? अगर वो वापस आना चाहते हैं पार्टी के अंदर, क्योंकि रऊफ हसन साहब के उन्होंने पार्टी से निकाल दिया गया था, ये तो पार्टी छोड़ के भाग गए थे।
देखिए, ये इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे ना, मुखलसी होगी तो ही फैसला होगा। यकीनी बात है कि कोर कमेटी की जो है वो राय तो लेंगे ही। अगर जो साहब, मैंने खुद फवाद चौधरी साहब से बात की थी, ये अगले दिन मुझे अदालत में मिल गए। मैंने कहा अपने लिए आप जो है मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग फ्रंट्स फॉर योर ओन सेल्फ। जो आपके जो यानी बही खां है वो भी जो है डिफेंसिव हो गए हैं कि भाई इस तरह अगर आप सभी को बोने कहते हैं, छोटे छोटे ये इस किस्म के अलकाबात कहते हैं, तो अपने लिए आप मुश्किल पैदा कर रहे हैं, ताकि आपकी जो ताईद अगर स्कोर कमेटी में ना हो तो ये मगर वो कहते हैं कि आप लोग जो इस वक्त हैं वो चाहते ही नहीं है कि कदावर लोग आए पार्टी में, क्योंकि कदावर लोग आएंगे तो इमरान खान बाहर आएंगे, इमरान खान आएंगे तो आप सारे इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। देखिए, कदावर तो ये है, मैंने खुद एज सेक्रेटरी जनरल नोटिफाई किया था फवाद चौधरी साहब को, बिलावल का जो है मीडिया पर्सन, और फिर बाद में उन्होंने जब कहा कि इसको रिमूव करें विदाउट साइनिंग एनी रीजन, तो मुझे वो भी रिमूवल करना पड़ी। तो पता नहीं बोना कौन है और कदावर कौन है, और ये तो आवाम ही जानती है। इसलिए मैं किसी को नहीं कहता, ना किसी को बोना कहूंगा और ना ही किसी को कदावर कहूंगा। सभी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, 20-20, 50-50, 30-30 साल जो है सियासत के जो है खाक छानी है। ये बोना कहना मेरे नहीं ख्याल के ये जेब देता है। अगर वो अपने आप को वाकई कहते हैं कि कदावर शख्सियत है, तो फिर वो उनको किसी को हेज करना भी जो है मेरा नहीं ख्याल के इखलाकी तौर पर भी दुरुस्त है। अच्छा, अब एक शिकायत मौलाना फजल रहमान ने भी कही है कि यकसुई नहीं नजर आ रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से, ज़ाहिर उसके बाद आपका वफ्द मिला भी। इस हवाले से क्या डायरेक्शन इमरान खान साहब की मौलाना को साथ लेकर चलने के हवाले से? देखिए, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं इन तीन के अलावा। ये तो बड़ा वाज़े हिदायत है खान साहब की। और अब 5 रुकनी जो बन गया है हमारा पार्टी अपनी का, जो है असद कैसर साहब है, उसमें जो है ये बाकी लोग हैं, तो वो बिल्कुल बात करेंगे हमारी। देखें, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम तो चाहते हैं, क्योंकि एक एजेंडे पर, एक पॉइंट पर हम बिल्कुल हम नवा हैं मौलाना फजल रहमान के। इलेक्शन में धांधली हुई है जो नाकाबिल कबूल है। ये हुकूमत बैसाखियों की हुकूमत है, ये भी जो है हमारा एक ही जो है, हम एक ही पेज पर हैं। और फिर अगर वो इमरान खान, अगर वो उनका मुतालबा ये है दोबारा इलेक्शन हो, तो हम आज भी तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। इसलिए हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है कि मौलाना फजल रहमान से यकीनन हमारे इख्तलाफात पहले रहे हैं, इसमें तो सारी दुनिया जानती है। सो वो दूरियां जो है वो जरा सिमट वो करने में थोड़ा वक्त लगता है, मगर मैं नहीं समझता कि कोई हमारा इख्तलाफ है। बहुत शुक्रिया। लतीफ़ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और लाहौर हाई कोर्ट के चौथे सीनियर मोस्ट जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के बाद बहस छिड़ गई थी कि किस जज को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से 3 जजेस का नाम सामने आया, जिसमें सीनियरिटी के लिहाज से सबसे पहला नाम कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान, फिर जस्टिस अली बाकर नजफी और फिर तीसरे नंबर पर जस्टिस आलिया नीलम का नाम तजवीज़ किया गया। जबकि सिंध हाई कोर्ट से कायम मकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी का नाम तजवीज़ किया गया था। आज चीफ जस्टिस काजी फाइजा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मंजूरी दे दी गई है, जबकि सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी के नाम की मंजूरी दी गई है। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की बतौर चीफ जस्टिस मंजूरी तवक्कात के मुताबिक है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के हवाले से आखिरी वक्त तक कयास राइयाँ जारी थीं, क्योंकि माजी में जस्टिस काजी फाइजी साहब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती सीनियरिटी की बुनियाद पर करने का मौका इख्तियार करते रहे, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस आलिया नीलम की नाम की मंजूरी दी गई है। अब अगर उनका नाम पार्लिमानी कमेटी से मंजूर हो जाता है तो वो लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन जाएंगी, जबकि इससे पहले भी जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के ही सीनियरिटी के लिहाज से चौथे जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया था, जिसके बाद अब एक बार फिर 2 सीनियर जजेस यानी जस्टिस शुजात अली और जस्टिस अली बाकर नजफी को नज़रअंदाज करते हुए उनसे जूनियर जज को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया है, और इसकी वजह मुतनाज़े फैसले बताए जा रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया मैं शुमार ज्वाइन करने के लिए। क्या मामला हुआ, 2 जजेस नज़रअंदाज हुए, जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया?
जी शाहज़ेब, इस हवाले से जो हमारी मुख्तलिफ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के बाद जो मुख्तलिफ मेम्बरान थे बार के भी और वकला की नुमाइंदा करने वाले और जो है अटॉर्नी जनरल और दीगर, उनसे यही सवाल जो है वो किया गया था कि क्या आखिर ऐसी क्या वजह बनी। तो उस पर जो है वो जो बताया गया, जो इंफॉर्मेशन गैदर की है, उसमें यह था कि इन दोनों जो नंबर 1 और नंबर 2 जज साहिबान हैं, एक के हवाले से यानी जैसे शुजात अली ख़ान के हवाले से तो ख़ासे ज़्यादा जो है वो शोहरत के हवाले से उनकी जो है वो मामलात थे और इसी तरह से उनकी कुछ जजमेंट्स के हवाले से, जबकि अली बाकर नजफी साहब के हवाले से जो है वो मामलात उनकी जजमेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा थे। उसमें एक तो जो है वो जो आपको याद होगा कि पीटीआई की दरख्वास्त के ऊपर आरोज़ की तकर्री जो है वो उसको उन्होंने स्टे कर दिया था, जिसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आया था फैसला। फिर उसके अलावा भी कुछ जजमेंट्स थी और उस बुनियाद के ऊपर जो है वो बल्कि ये भी बताया गया कि एक ढेर था जुडिशल कमीशन के जज साहबान के सामने जिसमें उनकी जजमेंट्स जो हैं वो उनको स्क्रूटनाइज किया गया था। जैसे शुजात अली ख़ान के हवाले से तो जो कमीशन के जो जज साहबान हैं उनमें से एक जज फाजिल जज ने तो ये कहा कि इनको फिर जज भी नहीं रहना चाहिए, जो कि उनकी रेप्यूटेशन है हाई कोर्ट के हवाले से। तो उस पर फिर जो है वो कमीशन के मेंबरान की तरफ से कहा गया कि उसका फोरम जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। जब ये मामला उसके सामने अगर आएगा तो वहाँ पे देखा जाएगा, यहाँ मामला जो है वो कॉम्पिटेंस, सीनियरिटी और अहलियत जो है उस तमाम चीज़ों को और उसकी शोहरत और फिटनेस जो है उसको देखकर किया जाएगा। तो अक्रॉस द बोर्ड यूनानिमसली जज साहिबान, अटॉर्नी जनरल, वज़रा कानून और बार के नुमाइंदे, उन्होंने फिर ये मुतफ़िक़ा तौर पर इन दो नामों को नज़रअंदाज किया, जबकि जस्टिस आलिया नीलम के हवाले से जो है वो उसके ऊपर कंसेंसस पाया गया और उसमें ये बात भी आई कि एक ख़ातून चीफ जस्टिस जब बनेंगी तो उससे जो इंटरनेशनली जुडिशरी का जो एक इमेज है उसको भी बेहतर होगा और वो अच्छी शोहरत की और अपने काम के साथ कमिटमेंट वाली खातून है। सीनियरिटी के हवाले से बिल्कुल यही है, हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब भी जो तकरीरें हुई हैं वो सीनियरिटी के बेस के ऊपर ही हैं कि उसमें तीनों चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं या सीनियर जज साहिबान जो हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। चीफ जस्टिस शहजाद घेबा के हवाले से जो है उनकी तकर्री के हवाले से वहाँ पे एक्सपर्ट डिसीजन आया था जिसमें 5-4 से जो है ये फैसला हुआ था, लेकिन बाकी जो है उसके ऊपर तो अब जस्टिस शफी मोहम्मद का भी जो है वो सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर ही है। हम देखते हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर भी सीनियरिटी प्रिंसिपल पे है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो चीफ जस्टिस की तकर्री हुई है वो भी उसी प्रिंसिपल के तहत हुई है। यहाँ पर पंजाब या लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से इस पर ये बड़ी एक अजीब बात थी कि जज और जो वकला बरादरी के नुमाइंदे हैं वो दोनों इस बात पे मुत्तफिक थे और उसकी वजह जो है वो दोनों जज साहिबान की जो साख के हवाले से जो सवालात हैं और उनकी कॉम्पिटेंस के हवाले से सवालात हैं, तो उसके ऊपर ये क्रॉस द बोर्ड एक यूनानिमिटी पाई गई। बहुत शुक्रिया कि किसी के साथ तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। मखसूस नशिस्तों के केस में आज अटॉर्नी जनरल ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, जिसके बाद अब सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जवाब बाकी रह गया है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई यानी मंगल का दिन मुकर्रर कर दिया है। जबकि आज अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए वाज़ेह किया कि सियासी जमात और पार्लिमानी जमात में फ़र्क होता है और मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आज़ाद उम्मीदवार पार्लिमानी जमात में शामिल हो जाए और पार्लिमानी जमात वो होती है जिसकी मुतल्लिका असम्बली में कम अज़ कम एक जनरल नशिस्त हो, यानी उस जमात ने ना सिर्फ इलेक्शन लड़ा हो बल्कि कम अज़ कम एक नशिस्त भी जीती हो। मगर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन जीतने के बाद मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर ली, जो सियासी जमात तो थी मगर पार्लिमानी जमात नहीं थी, क्योंकि मुतल्लिका असम्बलियों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक भी जनरल नशिस्त नहीं थी। इसलिए अटॉर्नी जनरल के मुताबिक ये सारे अराकीन आज भी आज़ाद हैं। एक पॉइंट वो ये कि पार्लियामेंट्री पार्टी तो होगी वो जो फर्स्ट पार्ट है, इंडिपेंडेंट इसी पार्लियामेंट्री पार्टी को ज्वाइन करना है जिसका कोई कैंडिडेट या नॉमिनी जीत के आया हो। ये is something new for me. The political party automatically transforms in, if let's rephrase it, if there are some elected people of a political party in the National Assembly, they don't have to do anything, they automatically transform into a parliament party. Is this correct? Yes. So the political party
party inside the parliament is referred to as the parliamentary party of that political party, and the independent. Why the two distinctions? Why can't we just stick with political party? What was the reason for the purposes of 63A, sir, parliamentary party becomes relevant as opposed to political party, because the decisions for the purposes of 63A under clause 1 are to be taken by the parliamentary party. That an independent returned candidate can join any political party regardless of it, whether it has won any seat or not. Then he will become a member of that political party. But for the purpose of 63A, he cannot become member of parliamentary party because that political party did not have any seat in the assembly. इस पर जस्टिस याया आफरीदी ने सवाल उठाया कि अगर ज़िमनी इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नशिस्त जीत गई तो फिर क्या वो पार्लिमानी जमात नहीं बन गई? मैं जो समझा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल was not a political party for the purposes of 51-6. However, now they're winning the election, by-election, they have become a parliamentary party under Article 63(2). So they can now, after winning those 1 or 2 seats or 3 seats or 5 seats, they will now constitute a parliamentary party. Only if they won the seats. अगर by-election में उनके टिकट पे आ गए कोई. But in order for the independents to join such parliamentary party, that will take effect now. So they are independents as of today. मगर दौरान समाज जस्टिस मंसूर अली शाह के कहने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने इलेक्शन कमीशन और कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की 2 दस्तावेजात दिखाई कि जिसमें खुद इलेक्शन कमीशन और कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान तस्लीम कर रहे हैं। और इस तजाद पर जजेस खास तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किए। There was a notification, is that correct? Does it exist where the ECP declared them as a parliamentary party? I am not aware of it. This is a document of the National Assembly Secretariat. It says the Sunni Ittehad Council has nominated Ms. Sartaj Gul, member National Assembly of Pakistan, NA 185, as the parliamentary leader of the SIC Sunni Ittehad Council in the National Assembly with immediate effect. So this is a business of National Assembly. मैं अब आपको Election Commission का भी दिखा रहा हूँ. And if your lordship want the Election Commission's chart, which specifies how many seats Sunni Ittehad Council has, the Election Commission in their concise statement have also taken the position that all these independents are no longer independents, they are part of the Sunni Ittehad Council. Page 875. As long as that's the position ECP is taking, what's the position of your position on these notifications? I mean, they're valid. What is would you even categorize them as notifications? Because a letter written to a deputy registrar or some section officer, I don't know whatever is written it, it's not even tabled as a notification or something or pursuant to issued under some act. So that person may have got it all wrong. I don't know. But it's communication by the election. No, but there's an official communication with all due respect by the election commission saying, you see, the election commission turns around yesterday and says, well, you know, on the BAP thing, we did something wrong, we don't know. And conveniently here they do a flip-flop and a somersault. कितनी दफा हम उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड को देखें फॉर इलेक्शन कमीशन टू से नहीं जी ये तो हमने बस ऐसी हवा में उड़ा दिया। ये कोई बात है? एक तरफ है ना मिस्टर अटॉर्नी जनरल, एक तरफ हमें बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से हम आईनी इदारा है जो हम चाहे करें जो हम करें सब सही है सब दुरुस्त है। दूसरी तरफ से उनका रिकॉर्ड है उसमें जो चीज वो कर नहीं सकते तो आप बताइए ना ये कोई किसी अखबार इश्तेहार तो नहीं कर रहे ना, ऑफिशियल कम्युनिकेशन है टू द नेशनल असेंबली फॉर व्हाट से does it have a legal significance? Answer that question. These notifications or these letters or the notifications will have no bearing as far as 63A2 is concerned. That is my submission. यही नहीं, आज अटॉर्नी जनरल ने जब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा केस में मुकम्मल इंसाफ की फराहमी से मुतालिक आइन के आर्टिकल 187 का इतलाक़ नहीं किया जा सकता, तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया और फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने नज़र ज़रूरत पर रिमार्क्स दिए तो चीफ जस्टिस ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया। Article 187 is a power which has been conferred upon the Supreme Court. It is not a jurisdiction. This power can only be exercised when a case is competently filed and is pending before your lordships under 184, 185 or 188. No independent proceedings can be initiated under 187. There is a case pending? Yes.
But while the case is pending before you, you'd look at the case what is made out before. The case brought before you, the case made out before you, and the case which is being responded to. We all understand that all those independents have won the election because they held out to the public they were PTI people. All those votes were casted for these 84 people because they were PTI. It's obvious. अब having said that, now we say okay, वो सारा चीज़ जो है हमने नहीं देखना एकदम, और हम ये देखने लग जाए थोड़ा सा पोर्शन, तो फिर कंप्लीट जस्टिस को और हमने क्या करना है इस क्लॉज को कि अगर हम पूरी पिक्चर ही ना देख सकें. You are asking this apex court vested with jurisdiction, extraordinary jurisdictions as well, that only look at 185, and thus what would be the effect? The effect would be during these proceedings, one thing has become absolutely obvious, that there has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provision and a judgment of this court. So now, indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. This is not a case कि पटवारी ने जमीन किसी की इंटर पार्टी ले ली है तो हमने कहा 185 में देखना है, वो ऑर्डर आपने चैलेंज नहीं किया, आप नहीं कर सकते. This is not that. Please try to look at this as an election matter, which is perhaps something that one has to look into. It's a sui generis. It's a different kind of set of proceedings. Read all the judgment of this court which introduced the doctrine of necessity, and all of them rely upon the justice principle. Les populi, Keynes's pure theory of law. This is actually they lost the thing of the people. Every judgment has been based on premise. If they had simply followed the constitution and said this is not permissible, you cannot take over, you cannot send elected representatives home, that would be the letter of the constitution. I'm not even going to the spirit of the constitution. Let's Pakistan go on the constitutional path for once. Do we validate a grave constitutional violation which has become obvious before us? That is premised on something. That is not premised. That is the orders have come before us. It has become obvious. We are ignoring the elephant in the room. दौरान समाअत आज एक दफ़ा फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस जमाल मंदुखैल ने सियासी जमातों को उनके हिस्से से बढ़कर मखसूस नशिस्तें देने पर सवालात उठा दिए. ये जो डाटा इन्होंने प्रोवाइड किया है इलेक्शन कमीशन ने CMA नंबर 5840 ऑफ 24 में, पेज नंबर 19 पर सीट रिजर्व फॉर वुमेन नेशनल असेंबली 17 इन्होंने नेशनल असेंबली में सीट ऑब्टेन करी हैं और 10 इनको मिल गई हैं रिजर्व सीट्स, तो इनकी 27 सीट्स हो गई हैं. पीपल्स पार्टी ने 1 ऑब्टेन करी है, 2 इनको बोनस में सीट्स मिल गई हैं, 3 हो गई. इसी तरह से सबसे बुरी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में है, जहां मुस्लिम लीग ने 36 सीटें ऑब्टेन की हैं और उनको 21 सीटें मिल गई हैं रिजर्व सीट. इसी तरह से PPP ने 3 सीटें ऑब्टेन करी हैं, 1 उनको बोनस में मिली है, PMLN को इस तरह से मिली है 1 सीट, 2 उन्होंने ऑब्टेन करी हैं. और यहाँ पर जो और सूरत हाल है नॉन मुस्लिम की, JUIP की 0 सीट्स थी, उनको 2 सीट्स मिली है नॉन मुस्लिम्स की. जितनी सीट्स उनकी नहीं है उनसे डबल ट्रिपल उनको मिल रही है, 3 गुना ज्यादा मिल रही है. एक फारसी का एक मकौला है जी साहब, जी सर, हिस्सा बकदर जुस्सा जी, यानी जितनी आपकी साख्त होगी उसके मुताबिक आपको मिलनी चाहिए. उससे बढ़कर एक सवाल ये आ रहा है कि मिल सकती है या नहीं. इसके बाद समाअत अगले मंगल तक मुलतवी कर दी गई, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी जवाबी दलाइल देंगे. आज के प्रोग्राम में तैयार दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.